जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है जी आपका? अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी ठीक? वालेकुम अस्सलाम। जी सर आ रही है। चले ठीक है सर आ रही जी। तो जी आज का आपका लेक्चर है अबाउट द फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड। ठीक है, तो ये सारा आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ सिम्टम या जो फंक्शनल एरिया है, ये लिंक्ड है टुगेदर। तो क्लिनिकली जब आप बात करते हैं तो आप इसको इंडिविजुअल डिस्कस नहीं करते और इसकी ट्रीटमेंट को आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। अगर आपकी फिंगर की किसी की टेंडन की इंजरी है तो आपने पूरे हैंड को मोबिलाइज करना है, ठीक है, और हैंड को मोबिलाइज करने के बाद आपने रिस्ट को मोबिलाइज करना है, क्योंकि टेंडन आपका अल्टीमेटली रिस्ट में से होके गुजर रहा है। एक और चीज है जो आपने याद रखनी है रिगार्डिंग हैंड, रिस्ट एंड फोर आर्म। ये जो रिस्ट जॉइंट है आपका, ये रिस्ट जॉइंट दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट, और इधर आपके जो लिगामेंट की थिकनिंग है वो बहुत ज्यादा है। और इसमें एक चीज है बहुत डिफरेंट, वो ये है कि ओनली टेंडन्स एंड नर्व्स आर क्रॉसिंग द रिस्ट जॉइंट, नो मसल्स आर क्रॉसिंग द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, जैसे अब आपका एल्बो जॉइंट है, नाउ द ब्रेकियोरेडियलिस इज क्रॉसिंग द एल्बो जॉइंट, योर बाइसेप्स as a muscle and brachialis is crossing the elbow joint, and many more muscles, pronator teres is crossing the elbow joint. But in case of your wrist, only tendons and nerves are passing through the wrist joint. जाहिर है कि कौन सी नर्व्स हैं उनका आपको फिंगर टिप्स पे नाम आना चाहिए। तो वो नर्व्स हैं जी, आपकी एंटीरियर इंटरऑस्टियस नर्व है, फिर आपकी मीडियन नर्व है, फिर आपकी अल्नर नर्व है। तो ये तीन नर्व्स हैं जो ज्यादा कॉमनली इंजर होती हैं और पास होती हैं थ्रू द रिस्ट जॉइंट। अब आपको पता है कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने फोर आर्म, रिस्ट और हैंड के बैकग्राउंड में आपने पढ़ा था कि ये कार्पल टनल है और ये अल्नर टनल है। कार्पल टनल में से आपकी मीडियन नर्व और टेंडन गुजर रहे हैं और अल्नर नर्व में से आपके अल्नर टनल से, या टनल ऑफ गाइन भी उसको आप कहते हो, उसमें से आपकी जो अल्नर नर्व है वो गुजर रही है। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हिस्ट्री में। अप्लाइड एनाटॉमी को थोड़ा सा टच देंगे, डिटेल टच अप्लाइड एनाटॉमी को देंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बॉटोनियर डिफॉर्मिटी क्या है और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी क्या है और मैलेट फिंगर क्या है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हैं, इधर रिपीट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे और एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स देखेंगे, कैप्सुलर पैटर्न देखेंगे, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डू द स्पेशल टेस्ट। और स्पेशल टेस्ट के लिए मैं आपके कोई 2 या 3 क्लास फेलोज को दोबारा इधर इनवाइट करूंगा। आज वैसे काजिम आ गए हैं मेरे पास, लेकिन आज वो इधर लेक्चर ले रहे हैं फुल फ्लैज। और फोन को नहीं लगना, सुन रही है, चलो ठीक। तो नेक्स्ट उसमें जो है इसके हम स्पेशल टेस्ट करेंगे। स्पेशल टेस्ट आपको मैं इसलिए करवाना पसंद करता हूँ कि इनमें थ्योरी का कोई लेना देना नहीं होता। आपने जितना मर्जी अच्छा टेस्ट पढ़ा है, जब तक आप उसको किसी पे परफॉर्म करता देखो ना और खुद से ना करो, वो आपको आता नहीं। और अल्टीमेटली आपकी जो क्लिनिकल एक्सपोजर है उसमें जो स्पेशल टेस्ट हैं, दीज रियली पुट ग्रेट वर्थ टू योर प्रैक्टिस। पीपीटी भी तैयार है मेरे पास एंड आई आल्सो हैव द पीडीएफ, तो आई विल प्रेफर टू गो थ्रू द पीडीएफ और फिर मैं आपको पीपीटी भी इसकी प्रोवाइड कर दूं। दोनों चीजें हैं जी इसमें। तो इसमें हम अब देख लेते हैं।
तुम्हारा मेरा 6 फुट का फासला ही है ना, और पीछे हो जाओ बेशक, ठीक है जी। एसओपीज बहुत ज़रूरी हैं जी। ये जो कोविड के एसओपीज हैं, जिनको कोरोना हो रहा है वो आपके इर्द गिर्द किसी ना किसी को आपने ज़रूर देखा होगा, और आप उनकी हालत देखेंगे कितनी बुरी हालत में वो आपको मिलेंगे। तो इससे पहले कि आप खुदा ना खास्ता इसकी तरफ जाएं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना खुद ही मुहासबा करें और इसका ख्याल रखें मैक्सिमम अपना। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होता है वो तो फिर होके रहता है। तो पहले फिर पावर पॉइंट देख लेते हैं, और पावर पॉइंट के बाद एक सेकंड हम जो है ये देख लेंगे, आपकी पीडीएफ से एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे। ओए ये हुआ ही नहीं, क्लिक ही नहीं हुआ, तो लॉक हुआ होगा, फोन ही लॉक हुआ। जी क्लास अब स्टार्ट करने लगे हैं हम। पीपीटी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो देन वी विल आल्सो स्टडी फ्रॉम द पीडीएफ। सो दिस इज योर चैप्टर 7 फोरआर्म रिस्ट एंड हैंड। तो इसकी असेसमेंट है, जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मस्कुलोस्केलेटल है वो ट्रीटमेंट भी इसकी है, लेकिन ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो हैं वो आपने थेराप्यूटिक्स में पढ़ी हैं, और थेराप्यूटिक्स के अलावा आप मैनुअल थेरेपी में पढ़ोगे। तो ये है जी इसकी। अब अप्लाइड अनाटॉमी देख लो जी। तो सेकंड वन इज योर, जो एक तो ऊपर वाला होता है जी रेडियो अल्नर जॉइंट, दूसरा होता है आपका जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के क्या फीचर्स होते हैं कि ये आपका प्लेन साइनोवियल जॉइंट जो है वो होता है, और इस पे यूजुअली इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती एज कंपेयर टू द प्रॉक्सिमल जॉइंट। तो और इसका एक फीचर है कि ज़्यादा मूवमेंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि रेडियो अल्नर जॉइंट में कौन सी पोजीशन में मूवमेंट्स होती हैं और इन दोनों बोन्स में से कौन सी बोन ज़्यादा मूव करती है, तो योर आंसर शुड बी कि प्रोनेशन सुपिनेशन इज द की मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन द रेडियो अल्नर जॉइंट, although other movements also happen in the radio ulnar joint, but the key movement which takes place in the radio ulnar joint is the supination and pronation। और इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि सुपिनेशन और प्रोनेशन में आपकी जो है वो किस बोन की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या किस बोन की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, तो योर आंसर शुड बी रेडियस, कि रेडियस बोन की सर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, बट अल्ना इज आल्सो नॉट स्टेशनरी, अल्ना की भी मूवमेंट हो रही है। तो ये तो था जी रेडियो अल्नर जॉइंट का
इंट्रोडक्शन आप कह लो या बैकग्राउंड इसका कह लो, ठीक है। और इसके बाद आया है आपका जी रेडियो कार्पल जॉइंट विच इज एक्चुअली द रिस्ट जॉइंट। आपको पता है कि रेडियस इस तरह करके आपका, अगर मैं इसकी ड्राइंग करूं रेडियस की, तो रेडियस का जो हेड है वो इस तरह करके कनकेव अपना बाई कनकेव सरफेस है उसकी हेड की, इस तरह करके दैट इज क्लोज टू योर एल्बो जॉइंट। अगर आप इसका डिस्टल एंड देखोगे रेडियस का, तो वो इस तरह करके बोन आ रही है और इस तरह करके वो ऐसे प्रोलॉन्ग हुआ है। एंड विच इज सॉरी, ये थोड़ी सी गलत ड्राइंग बन गई है ड्यू टू इट डोंट हैव अ पेन माउस हेयर। अगर पेन माउस हो तो वो प्रॉपर उसकी ड्राइंग बने। अगेन सिंपल आप समझोगे रेडियस का लोअर एंड इज ब्रॉड एंड दैट एंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग पार्ट इन द रिस्ट जॉइंट। और रिस्ट जॉइंट में कौन कौन सी बोन रिस्ट की इन्वॉल्व है, यू ऑलरेडी नो कौन कौन सी बोन है। स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्रिक्यूट्रम है, मेन ये 3 बोन्स हैं और फिर उस पे आपका अदर बोन्स है स्मॉल, ठीक है। इसके बाद मेन रिस्ट जॉइंट तो यही था जी रेडियो कार्पल जॉइंट। इंटरकार्पल जॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी बोन्स हैं, रिस्ट की 8 बोन्स हैं जिसके आपने नाम एनाटॉमी में याद किए थे, वो हैं, इसको आप इंटरकार्पल जॉइंट कहेंगे, ठीक है। एंड देन देयर आर मिड कार्पल जॉइंट, ठीक है। मिड कार्पल जॉइंट क्या है, एक कार्पल की प्रॉक्सिमल रो है और एक कार्पल की डिस्टल रो है। तो जो कार्पल बोन्स के आपस में जॉइंट्स हैं उनको आप इंटरकार्पल जॉइंट्स कहोगे। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो के दरमियान जो जॉइंट बना हुआ है उसको आप मिड कार्पल जॉइंट कहोगे। देन देयर इज द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल इज वेरी सिंपल जॉइंट, ठीक है, कि जो जितनी भी आपकी कार्पल बोन्स हैं और मेटाकार्पल्स हैं, कितनी कार्पल बोन्स हैं, 5 कार्पल बोन्स एंड 5 ही आपके पास है मेटाकार्पल्स। इनके दरमियान जो जॉइंट बन रहा है इसको आप कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और फिर आपका है जी मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। तो मेटाकार्पोफिलेंजियल इज योर दिस जॉइंट, ठीक है। और देन देयर आर इंटरफिलेंजियल जॉइंट, और इंटरफिलेंजियल जॉइंट की भी 2 वैरायटियां हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ। और देयर इज नो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट इन केस ऑफ थंब, देयर इज ओनली 1 जॉइंट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी विच इज क्वाइट इजी एंड यू रिवाइज्ड ऑल दीज फैक्ट ऑन इट। लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं कौन कौन से इसमें हैं। अच्छा, और है जी इसमें एक ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स भी होता है दैट इज बिटवीन द अल्ना एंड रेडियस, ठीक है। तो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में राउंड अगर आप देखो कि अल्नर स्टेलाइड और रेडियस के दरमियान एक ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज है, यहाँ करके, ये मैं यहाँ करके सॉरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज योर रेडियस। अब ये कार्टिलेज जहाँ पे भी होता है, नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस कार्टिलेज ऑन मल्टीपल प्लेसेस at multiple joints. Now keep it in mind हर जॉइंट में कार्टिलेज नहीं है। अब मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट में, इंटरफिलेंजियल जॉइंट में देयर इज नो कार्टिलेज, एक्स्ट्रा कार्टिलेज नेचर हैज गिवन, बट where there is a serious demand of work, where there is a severe load on the joint, there will be a additional cartilage. जो भी आपके वेट बेरिंग जॉइंट है, आपका नी है, आपका लंबर स्पाइन है, वहां पे लिगामेंट्स के अलावा एक अलग से कुशन नेचर ने दिया हुआ है। आपके स्पाइन में नेचर ने डिस्क दी है, आपका स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट है उसमें डिस्क है, सेम इज द केस विद योर रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट में आपकी जो मूवमेंट हो रही है रिस्ट जॉइंट में, उस पे नेचर ने एक लिगामेंट
के अलावा एक कार्टिलेज दिया हुआ है जिसको आप कहते हो TPCC, ट्राइएंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, TFCC। तो ये फिगर आपकी मैगी से ली गई है। तो लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? लिगामेंट्स का सवाल भी ऐसे ही आपसे वाइवे में किया जा सकता है कि शोल्डर के लिगामेंट्स कौन से हैं, और इसी तरह आपसे किया जा सकता है कि रिस्ट के लिगामेंट्स कौन से हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो आपको अगर कुछ नहीं ना आ रहा तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि सर अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स और ट्रांसवर्स लिगामेंट्स और मिड कार्पल लिगामेंट्स, ये तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए कि समझोगे, इसमें तो कोई चीज मुश्किल है ही नहीं। और इनमें जो लिगामेंट्स हैं अगर आप इनको वन बाय वन देख लो तो ये बड़े इजी से इनके आपको नाम मिलेंगे, जैसे स्कैपोट्रेपेजॉइड लिगामेंट, ठीक है, नहीं स्कैपोट्रेपीजियल लिगामेंट, सॉरी स्कैपोट्रेपीजियल लिगामेंट्स, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेडियो कार्पल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, इंटरकार्पल लिगामेंट्स एंड शॉर्ट डॉर्सल लिगामेंट्स, एंड देयर इज एन आर्टिकुलर डिस्क आल्सो। तो इसमें मुश्किल लिगामेंट यही था जिसपे मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुश्किल पेश आ रही थी, दैट इज द योर स्कैपोट्रेपीजियल लिगामेंट, ठीक है। अगर आप डॉर्सल व्यू देख रहे हो, डॉर्सल व्यू वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर व्यू, डॉर्सल मैं कर देता हूं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपके लिए इसको रिमेंबर करना आसान है, आप ज्यादा पोस्टीरियर को देखते हो। अगर पामर व्यू देखो या एंटीरियर व्यू देखो तो उसमें कौन कौन से लिगामेंट हैं वो आप देख लें जी। अल्नो-कार्पल कॉम्प्लेक्स है जी लिगामेंट्स का, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल आप कॉम्प्लेक्स ही याद रखो तो ये काफी है, या इसको अल्नर कोलैटरल लिगामेंट आप कह दे, ठीक है। और फिर इसके बाद है जी कैपिटोट्रिक्यूटरल लिगामेंट। So these ligaments are just the names of the two bones. लिगामेंट लिख के दो बोन्स के नाम लिखे हुए हैं कि जिनके दरमियान ये लिगामेंट बना हुआ है। कैपिटोट्रिक्यूटरल लिगामेंट प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन शुरू में ये लो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। तो इस स्लाइड को एक समरी में आपको दे देता हूँ स्लाइड की, वेरी सिंपल। चार लिगामेंट के नाम अगर आप बता दोगे तो यू विल इजीली गेट द 7.5 मार्क्स, 7 to 7.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और ये तो आपके फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, अल्नर डॉर्सल रेटिनैकुलम और इंटरकार्पल लिगामेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा आपका मिड कार्पल लिगामेंट्स, और इसके अलावा आपके जो है ये 8 मार्क्स समझो, अब 8.5 मार्क्स आपके हो गए हैं, ठीक है। अगर आप 10 out of 10 लेना चाहते हो देन यू हैव टू रिमेंबर दीज 1, 2 and 3. Although the applied anatomy aspect is relatively asked less in exams, in musculoskeletal exam, लेकिन जो comprehensive exams होते हैं उसमें anatomy is the key to success. जितना आपका नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है फिजियोथेरेपी में से, क्लिनिकल नॉलेज, वो सारे का सारा अनाटमी में से निकल रहा है। अब एक जो मेडिकल का डॉक्टर है वो तो अनाटमी के बगैर सरवाइव कर सकता है कि उसने एक मेडिसिन देनी है, एंटीबायोटिक, उसका इफेक्ट आ जाना है, इन्फेक्शन ने क्लियर हो जाना है। लेकिन एक सर्जन है, एक थेरेपिस्ट है जिसने फिजिकली मैनिपुलेट करना है जॉइंट्स को, बोन्स को, तो उसके लिए अनाटमी के बगैर सरवाइव करना इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, डॉर्सल हुड एंड थंब। डॉर्सल हुड क्या होती है कि सिंपल सा आपका जो फेशिया होता है वो टेंडन्स के ऊपर उसने एक
फुट सी बनाई होती है फेशिया ने, ठीक है। देखो इधर से इतने टेंडन्स गुजर रहे हैं और फ्लेक्सर साइड से और एक्सटेंसर साइड से, तो उन टेंडन्स के साथ बोन्स भी हैं और वो टेंडन्स बोन्स पे एक्ट कर रही हैं। अब कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए उसको आपस में जोड़ के रखने के लिए। टेंडन को और बोन को स्मूथली वर्क करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। इधर सिंपल साइनोवियल जॉइंट वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा कि सिंपल आपका जो है वो लिगामेंट से काम चल जाएगा, या सिंपल आपका कार्टिलेज से काम चल जाएगा, या सिंपल आपका कैप्सूल से काम चल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से नेचर ने कैप्सूल्स तो इधर प्रोवाइड किए ही किए हैं। इधर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसको आप कह रहे हो फाइबर्स या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हो, या एडिशनल आप कह लो कि मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं। और इसको आप कह रहे हो कि ये आपकी एक्सटेंसर एक्सपेंशंस भी इनको कहते हैं एनाटॉमी में, और इनको डॉर्सल हुड भी कहते हैं। अगर आप एनाटॉमी की बुक पढ़ोगे तो इनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज द एक्सटेंसर एक्सपेंशन। एक्चुअली क्लास द थिंग इज कि आपका फ्राइडे सैटरडे संडे चल रहा है लॉकडाउन, संडे को नहीं होता। अच्छा, इधर अगर पेन माउस हो तो वैसे काम चल जाता है। आई वॉज थिंकिंग कि आई शुड बाय आल्सो अ पेन माउस फॉर यू, लेकिन इससे भी हमारा काम चल जाता है, लिखा जाता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा होके। तो जी ये तो जी अप्लाइड एनाटॉमी थी जो आपकी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं पेशेंट हिस्ट्री पे। पेशेंट हिस्ट्री में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रिस्ट एंड हैंड में, वो है जी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मरीज हैं आपके रिस्ट एंड हैंड के, अनफॉर्चुनेटली दे रिस्पॉन्ड पुअर टू द ट्रीटमेंट, पुअर टू द ट्रॉमा, ड्यू टू द फैक्ट कि यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका इंट्रिकेट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि रिस्ट में जो रिहैबिलिटेशन वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पे एक दूसरे पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। 19 फ्लेक्सर मसल्स हैं और को 20 के करीब आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं, और 20 प्लस ही आपकी जो हैं वो बोन्स हैं, कार्पल बोन्स और आपकी मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, और इतनी ही अपना जो फेशियाज की बहुत ज़्यादा तादाद है। अब ये रूम है जिसमें मैं बैठा हूँ, इसमें अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनको कंट्रोल करना, वो शोर मचा रहे हैं, वो मेरे लिए मुश्किल है एज कंपेयर टू के इसमें 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो सेम इज द केस हियर कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो थोड़ा सा पुअर हो जाता है। पेशेंट हिस्ट्री में जी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। रिस्ट में कौन कौन सी इंजरीज कॉमन है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे कॉमन इंजरी जो आप देखोगे अपनी क्लिनिकल लाइफ में वो आप देखोगे जी कार्पल टनल सिंड्रोम की और अल्नर टनल सिंड्रोम की, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि रिस्ट स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। आप देखते हो, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें कमेंट्री में बार बार एक चीज़ कही जाती है कि ये प्लेयर बड़ा रिस्टी है। रिस्टी मीन्स कि वो रिस्ट से खेलता है, और जो प्लेयर रिस्ट से खेलता है वो बॉलर को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर देता है। इसके अलावा कार्पल टनल और अल्नर टनल ये तो सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरीज में आ जाती हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज को हो जाती हैं बाईलैटरल। प्रेग्नेंट लेडीज को बाईलैटरल होंगी, पुअर एर्गोनॉमिक्स की वजह से भी बाईलैटरल होगी, वैसे यूनिलैटरल भी हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में ये बाईलैटरल जाती है। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में, अगेन दैट इज द फूश इंजरी, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। उसमें रेडियस, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर हो सकता है, स्केफाइड का फ्रैक्चर हो सकता है।
और वैसे आपका फ्रैक्चर हो सकता है रिस्ट जॉइंट का। तो रिस्ट जॉइंट का जब फ्रैक्चर होता है तो उसकी जो फिक्सेशन है वो नहीं की जाती यूजली 90% केसेस में, बल्कि उसको प्लास्टर लगाया जाता है कि यहाँ तो वो, ये दो ऑप्शन होती हैं जी, मैं हिस्ट्री से ही आपको बता देता हूँ। यहाँ तो उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, और नंबर सेकंड ऑप्शन इज द ऑर्थोडिक्स, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट आउटकम इतना अच्छा नहीं, तो सर्जन्स के पास ये दो ही अप्रोचेस बचती हैं, और इसके बाद फिर द वर्क ऑफ द थेरेपिस्ट बिगिन। ऑर्थोडीज का मतलब है कि जॉइंट को एक फंक्शनल पोजीशन में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था जी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अल्नर साइड पे पेन हो सकता है, रेडियल साइड पे पेन हो सकता है, फिर कार्पल टनल सिंड्रोम की सारी साइन एंड सिम्टम्स आपको पता है, नंबनेस हो सकती है। इसके अलावा आपने स्कैनिंग एग्जामिनेशन करना होता है कि जो रिस्ट में और हैंड में सिम्टम्स आ रही हैं क्या वो वाकई उस लोकल एरिया की वजह से आ रही हैं कि पीछे से कोई नर्व कंप्रेस है और उसकी सिम्टम्स आ रही हैं, ठीक है। साइड्स एंड बाउंड्रीज ऑफ पेन को आपने देखना होता है जैसे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ये जो है वो आपका, जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये साइट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ पेन, सॉरी फॉर फोन कॉल। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजरी, तो ये आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। देन देयर इज फंक्शनल इम्पेयरमेंट,
जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक मरीज को स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है। अब 80 इयर्स की पेशेंट को काइफोसिस हो गया है। अब आप सिर्फ इस वजह से उसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे कि आपने बुकिश नॉलेज से ट्रीटमेंट पढ़ी है कि काइफोसिस में ये ट्रीटमेंट करवाया जाता है या स्कोलियोसिस में ट्रीटमेंट करवाया जाता है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट करने बैठ जाओगे तो आप उसके फ्रैक्चर्स कर दोगे, क्योंकि उसको ऑस्टियोप्रोसिस भी है काइफोसिस के साथ साथ। आपने फंक्शनल एस्पेक्ट देखना है कि काइफोसिस के साथ जो उसका फंक्शन है उसको मैं इंप्रूव कर सकती हूँ कि नहीं। सेम इज द केस विद द रिस्ट जॉइंट। आपने अगर आर्थोडीस मरीज मिल रहा है, आपने फंक्शनल करना है मरीज को ज्यादा से ज्यादा, डिफॉर्मिटी भी करेक्ट करनी है, बट डिफॉर्मिटी करेक्शन इज नॉट योर अल्टीमेट जॉब। फंक्शनल हैंड मूवमेंट्स ये आप देख लो, 40 डिग्री फ्लेक्शन एंड 40 डिग्री एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। तो अल्नर डेविएशन आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेडियल डेविएशन, और इसमें मेल टू फीमेल डिफरेंसेस कम है। जिस तरह एल्बो में आते हैं तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन में जॉइंट को रेस्टिंग पोजीशन में देखना है, मूवमेंट्स देखनी है, फेशियल एक्सप्रेशन देखने हैं, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू काउंटर्स एंड डिफॉर्मिटीज। ये क्या होती हैं जी? बाज़ औक़ात इधर किसी की ऐसे स्वेलिंग हुई होती है या बोन के ऊपर स्वेलिंग हुई होती है, उसको आपने देखना होता है और फिंगर नेल्स को आपने देखना होता है कि वो ब्लूइश तो नहीं या फिंगर नेल्स ऐसे मोटे तो नहीं हैं। ये शो करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है। इस तरह आजकल कोविड चल रहा है तो कोविड मरीजों के आपको जो नेल्स हैं वो पिंकिश नहीं मिलेंगे, बल्कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन आपको ब्लूइश कलरेशन मिलेगी। और अगर कोई बच्चा है उसको ये हो रहा है ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, तो उसकी क्लबिंग हो जाएगी। फिजिकल फाइंडिंग्स, साइज एंड शेप ऑफ हैंड। अगर एक मेरा हाथ बड़ा हो गया, एक छोटा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। एडिमा आपने देखना है। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट देखना है। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट क्या है कि जी न्यूरल टेंशन टेस्ट से सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होती हैं कि नहीं। अब ये मैंने बड़ा मुश्किल वर्ड ले लिया, न्यूरल टेंशन टेस्ट। रेडियल नर्व को, मीडियन को, अल्नर को जब आप स्ट्रेच करते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग आपकी थेराप्यूटिक्स में दी हुई है, उसकी सिम्टम्स आती हैं आपके हैंड में। दैट इज द न्यूरो मस्कुलर इफेक्ट। एंड मसल वेस्टिंग देख लो, थिनार की है तो ये मीडियन नर्व की है। और कॉस्मेटिक अपीयरेंस देख लो हाथ की, कि कॉस्मेटिक अपीयरेंस हाथ की कैसी है। फॉर एग्जांपल, एक लेबरर का हाथ जो कि ईंटें थ्रो करता है डिफरेंट होगा, एक टीचर का हैंड डिफरेंट होगा, और एक मोटर मैकेनिक का हाथ डिफरेंट होगा। कॉस्मेटिक अपीयरेंस मीन के जो वर्कलोड आ रहा है उसकी वजह से उसके हैंड की क्या लुक आ रही है। इट इज वेरी ऑब्वियस, एक कान कुन करने वाला, कान को नहीं करने वाला जो वेरी हार्ड वर्कर है, उसका हैंड की लुक अलग होगी। शायद आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन आप कितने मरीज देखते हो व्हेन यू टच देयर हैंड तो उनका हाथ ऐसे लकड़ी की तरह आपको बिल्कुल फील होता है, क्योंकि उनका फेशिया बहुत ज्यादा हार्ड हो गया होता है। कॉमन हैंड एंड फिंगर डिफॉर्मिटीज, ये आप लोगों ने थेराप्यूटिक्स में मैंने आपको पढ़ाई थी, इसको भी हम गो थ्रू करते हैं जी। ये क्या है? तो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बाउचर्ड्स नोड्स। बाउचर्ड नोड्स हैं जी प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की जो स्वेलिंग है उसको आप बाउचर्ड्स नोड कह देते हैं, और हर बर्डन्स नोड डिस्टल की स्वेलिंग को आप कह देते हो। और ये दोनों फीचर्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा कि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स पे आपके पेन होगी। ये मिड कार्पल जॉइंट्स पे भी, मेटाकार्पोफेलेंजियल पे भी और इंटरफेलेंजियल पे भी, और स्पेसिफिक हैंड की डिफॉर्मिटीज बन जाएंगी। और यूजली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये यूनिलैटरल होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये दोनों फाइंडिंग्स बाइलैटरल आएंगी। एंड देन दिस इज द मैलेट फिंगर।
तो मैलेट फिंगर में आपका जो ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ये डिसलोकेट हो जाता है, और जो आपका एक्सटेंसर टेंडन है इसका ब्रेकेज कॉमन है मैलेट फिंगर में। Again, I repeat, Bouchard is the proximal interphalangeal and Hurtburdens in the distal interphalangeal. ये थी जी आपकी डिफॉर्मिटीज। दीज आर आल्सो डिफॉर्मिटीज ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी एंड द बॉटनियर डिफॉर्मिटी। तो ये है जी स्वैन नेक, जो बगला जिसको आप उर्दू में कहते हो। अगर आप एनिमल प्लेनेट देखते हो तो उसमें वो जब पानी पीने के लिए अपनी जो चोंच है वो पानी के पास करता है, तो वो फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जा रहा होता है। तो जब वो फ्लेक्शन की तरफ जाता है तो वो स्वैन, बेसिकली एनिमल, स्वैन इज एन एनिमल, तो उसकी जो गर्दन है उसको, लोकेशन को, उसकी फाइंडिंग को उसने स्वैन नेक डिफॉर्मिटी से कह दिया। इसमें हो क्या रहा है, ये क्या है, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये मैं एक्सटेंशन ई लिख देता हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन ई एक्स, एक्सटेंशन एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन या एफ एट द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, दैट इज द स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। और दूसरी जो डिफॉर्मिटी है that is the bottom ear deformity, and bottom ear deformity is the opposite of the swan neck deformity। अब opposite कैसे है कि पहले तो हम इधर लिखें P and D, ये तो इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इधर अब E और D आप ऑपोजिट पे लिख दो सॉरी, E और F आप ऑपोजिट पे लिख दो। इधर एक्सटेंशन थी प्रॉक्सिमल पे, तो इधर आप एक्सटेंशन मूव करके डिस्टल पे बना दो, ठीक है। और इधर फ्लेक्शन थी डिस्टल पे, तो ये फ्लेक्शन को आप प्रॉक्सिमल पे ले जाओ। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज हैं दोनों ही। तो स्वैन नेक से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद करना पड़ता है, इस चीज को, तो ये आपको याद हो जाएगा। एंड देन देयर इज अल्नर ड्रिफ्ट। अल्नर ड्रिफ्ट इज आल्सो अ डिफॉर्मिटी के जिसमें पूरे का पूरा हाथ, अब ये एडवांस फॉर्म ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हर्बर्डन्स नोड्स एंड दूसरे नोड्स के बाद आप स्वैन नेक और बॉटम ईयर की तरफ चले जाते हो, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द अल्नर ड्रिफ्ट। अच्छा, ये जो नोड्स हैं इनका मैं दोबारा थोड़ा सा सर्च करूंगा, मेरे दिमाग में शायद ये मिक्स अप नहीं हो रहे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। मेरा ख्याल है कि ये ऑस्टियो के हैं, मैंने शायद आपको थोड़ा मिक्स कर दिया, बट आई विल एक्सप्लेन इन द मॉडल। ये जी मैंने आपको क्लबिंग का बताया था कि क्लबिंग का मतलब ये नहीं है कि क्लब बन गए हैं, ये आप देखो कि डिस्टल फिंगर्स पे स्वेलिंग हो गई है, दैट इज कॉल्ड द क्लबिंग। एंड व्हाट इज कॉज ऑफ क्लबिंग, दैट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये गैंग्लियन है, ये अक्सर फीमेल्स को कॉमन होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है रिस्ट के डॉर्सल एस्पेक्ट्स पे। एग्जामिनेशन इज वेरी सिंपल। एक्टिव मूवमेंट्स आप करवाएं, पैसिव मूवमेंट्स कराएं। अच्छा, रिस्ट आपका पिवट जॉइंट भी नहीं है और यूनी एक्सियल जॉइंट भी नहीं है, बट इट इज अ बाई एक्सियल जॉइंट। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है और रेडियल और अल्नर डेविएशन हो रही है, टू एक्सिस ऑफ मूवमेंट्स हैं, इस वजह से इसको बाई एक्सियल कहते हैं आप। रजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स करवाई जाती हैं मसल टेस्टिंग के लिए, फंक्शनल असेसमेंट की जाती है ग्रिप के लिए। देन देयर आर स्पेशल टेस्ट जो एंड में किए जाते हैं, रिफ्लेक्सिस एंड कुटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स, जॉइंट्स का प्ले देखा जाता है। देन देयर इज द पैल्पेशन, और पैल्पेशन की जाती है, और पैल्पेशन आपके टेंडर पॉइंट्स और ट्रिगर पॉइंट्स को देखने के लिए की जाती है। एक्टिव मूवमेंट्स
आपको पता है कि एरिया और पैथोलॉजी, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, पेनफुल मूवमेंट्स एट द एंड, ये सारी आपको रिस्ट की एक्टिव मूवमेंट्स का पता है। रेफरेंस ऑफ मूवमेंट या रेफरेंस एक्सिस ऑफ द हैंड, ये आप देख लें कि अगर आप ऐसे खड़े हैं तो एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अगेन अबडक्शन, दोनों साइड पे जो है वो इसको आप एबडक्शन ही कहते हो इन केस ऑफ हैंड। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ जाता है। उसकी वजह ये है कि हैंड की पोजीशन से जो डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल इसका एक्सेस बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू योर दिस बुक इस साइड पे भी अबडक्शन हो रही है टूवर्ड्स द रेडियस और इस साइड पे भी अबडक्शन हो रही है टूवर्ड्स द अल्ना। इस वजह से इन मूवमेंट्स के झमेले में पड़ने के बगैर आप इनको क्या कहते हो, रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। रेडियस के टाइप अगर साइड पे चला जाएगा दैट विल बी कॉल्ड रेडियल डेविएशन, अगर अल्नर साइड पे चले जाएगा तो आप इसको कहोगे दैट इज योर अल्नर डेविएशन। प्लस ये नहीं आपने कहना कि हैंड की एडक्शन हो रही है, हैंड इज ऑलवेज अबडक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि अगर इस तरह करके हैंड को करोगे तो ये फिर एबडक्शन बन जाएगी ऐसे, और अगर नीचे करके करोगे तो ये एडक्शन बन जाएगी। तो ये तो मल्टीपल एंगल से, जबकि एबडक्शन यूं भी एबडक्शन ही रहेगी, खड़े हो जाओ उल्टे हो जाओ एबडक्शन एबडक्शन ही रहती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्पल टनल का मैंने आपको बता दिया हुआ पहले ही। टेंडन लेंथ को आपने चेक करना है, तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड कि फ्लेक्सर्स की अगर लेंथ को चेक करना है तो यू सिंपली होल्ड लाइक दिस। तो एंड में हम इसकी टेंडन लेंथ की चेक कर लेते हैं। चले, हमारे पास आपके क्लास फेलो बैठे हैं तो उस पर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर दूंगा। आप मेरे ना रूम में से एक तो सैनिटाइजर ले आए और साथ ना थोड़ा सा वाटर भी ले आए और किचन में से। Yes, this is the fanning and folding of hand. Fanning and folding. Self-explanatory terms you can see कि इस तरह करके कर रहे हो, that is fanning. Resisted movements में सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताया है, कोई 39 मसल्स हैं, उनको आप आइसोलेट करके मसल टेस्टिंग कर सकते हो। तो जो मसल टेस्टिंग का कंपोनेंट आपको करवाया गया है वो इसमें रेपिटेशन में आ जाएगा। ये लो, फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, फंक्शनल कर दो, स्टैंडर्ड फिस्ट है, हुक ग्रेस्प फिस्ट है, ठीक है, स्ट्रेट फिस्ट है, पल्प टू पल्प पिंच है एंड देन टिप टू टिप पिंच है। इसमें जो है वो एग टाइप होल आ रहा है, इसमें राउंड होल आ रहा है, और ये है जी आपकी स्ट्रेट फिस्ट। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यू इंफॉर्मेशन। ये फंक्शनल रिस्ट क्या है, और दूसरा आपका जो है वो उधर ही बैठ के बुलाता हूँ आप, वो क्या है। ठीक है जी, तो ग्रिपिंग की असेसमेंट करने के लिए आपने देखनी है चीज़ों को कि सॉफ्ट टिश्यूज की क्या पोजीशन है, और आपकी जो है वो लगा लेंगे, जो है वो आपकी मसल्स कैसे हैं, बोन्स और जॉइंट्स कैसे हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रिपिंग, पहले आप ओपन हैंड करते हो, फिर आप क्लोज फिंगर एंड थंब करते हो, फिर एक्सर्ट फोर्स टू होल्ड द ऑब्जेक्ट एंड देन यू रिलीज द ऑब्जेक्ट। ग्रिपिंग मैकेनिज्म बेसिकली बताया गया है और एग्जांपल ऑफ पावर ग्रिप्स बताई गई हैं। दिस इज जस्ट अ न्यू नॉलेज, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन टू अंडरस्टैंड, जस्ट ए लेमैन नॉलेज। हुक ग्रिप, तो ये हुक ग्रिप आप कहाँ पे करते हो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो
सना स्फीनास पे या आप और बाजार से सब्जी लेने जाते हो तो ये वाली ग्रिप आप करते हो, दैट इज योर हुक ग्रिप। शॉपर्स आपने ऐसे पकड़े होते हैं। फिर आप घर में जब पानी पीते हो तो ये सिलेंडर ग्रिप करते हो, फिर स्फेरिकल ग्रिप करते हो, पूरे का पूरा हैंड ही इन टच आ जाता है बॉल पकड़ने के लिए। और फिर फिस्ट ग्रिप करते हो जब आप बाइक चलाते हो या रैकेट पकड़ते हो। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स। ये आपने याद रखनी है, ये भी वाइवे में पूछी जा सकती हैं जी। हु इज हेयर? वी हैव सना मुजम्मिल। जी सना मुजम्मिल, आप मुझे अपनी जहन से सोच के बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप कौन सी आपको लग रही है। सना मुजम्मिल, हुक। सना मुजम्मिल तो लगता है ऐसे लॉग इन करके तो चली गई है। रिमशा शहजादी, सर फिस्ट। वेरी गुड। फिस्ट ग्रिप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ ऑल। प्रिसीजन ग्रिप भी होती है कि जो आपके पेंटर्स यूज करते हैं और आपकी जब राइटिंग में जाते हो तो प्रिसीजन ग्रिप करते हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो स्ट्रोक का मरीज है या जो दूसरा मरीज है उसमें ये जो प्रिसीजन ग्रिप है ये डिस्टर्ब हो जाती है। प्रिसीजन ग्रिप्स को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? ये देखो, ये टिप पिंच इसको कहते हो आप। फर्स्ट को टिप पिंच ग्रिप, जिससे आप पेंसिल वगैरह भी पकड़ सकते हो। चक और 3 फिंगर्ड पिंच, ठीक है। ये पिंच है कि आपने ऐसे दो को करके, जिस तरह मैं बाज़ औक़ात मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आई एम यूजिंग ओनली माई 2 फिंगर्स, दैट इज द टिप पिंच या पल्प पिंच भी आप इसको कह लो, क्योंकि मार्कर बड़ा है तो आई एम यूजिंग माई पल्प। छोटी चीज है देन इट इज टिप। पेन से कोई चीज लिख रहा हूँ, दैट इज द चक और 3 फिंगर्ड पिंच। और नंबर 3 इज द lateral और की पंच पिंच, सॉरी, की पिंच और lateral prehension grip, ठीक है। तो ये प्रिसीजन ग्रिप्स की टाइप्स हैं। अभी स्पेशल टेस्ट हमारे रहते हैं, बट स्टिल वी हैव मेनी स्लाइड्स। छोटी छोटी सी स्लाइड्स हैं ग्रिप टेस्ट करने के लिए। ये स्लाइड है, ये मीटर है, इस पे रीडिंग आ जाएगी कि कितने केजीज या पाउंड्स आपकी स्ट्रेंथ है। स्पेशल टेस्ट खत्म। तो बिफोर गोइंग देयर आप लोग सिंपल देख लो कि फंक्शनल एस्पेक्ट से, और आ गया इधर इधर को, ठीक है। आपने अब टेंडन की लेंथ चेक करनी है और आपने स्ट्रेंथ चेक करनी है। लेंथ चेक करनी है और आपने स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपने सपोर्ट किया हुआ बाजू को इस तरह करके, अब आप एक्सटेंसर्स की लेंथ चेक कर रहे हैं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट यू हैव रेड इन द पीपीटी, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्सटेंसर्स 1, 2 and 3. Now some things are even not written in your book, but with the expertise of your क्लिनिकल टीचर आपको वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कोई भी टेस्ट, कोई भी मैनूवर आप कम से कम 3 दफ़ा करो और उसकी एक एवरेज वैल्यू अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो ये मतलब इसकी लेंथ इस टाइम नॉर्मल है। ये देखो, मैं इसको पुश करता हूँ तो इसको आप कहते हो फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ये प्ले भी आ रहा है। दिस इज नाउ द जॉइंट प्ले मूवमेंट, ठीक है। ये देखो, ये इतना नॉर्मल मसल था, ये मैं इसको और आगे लेके जा रहा हूँ। दिस इज द जॉइंट प्ले मूवमेंट। एक्सटेंसर्स की चेक कर लिया। नाउ आई एम चेकिंग द फ्लेक्सर्स। अंगूठा मैंने मिस कर दिया, ये लो, आई एम चेकिंग द फ्लेक्सर्स। जॉइंट प्ले मूवमेंट। अब रेडियल और अल्नर डेविएटर्स की, ये देखो, ये मैं रेडियल साइड के लिगामेंट्स को टेस्ट कर रहा हूँ और ये अल्नर साइड के लिगामेंट्स को चेक कर रहा हूँ। और वैसे ही आप इसकी ग्रिप वैसे ही चेक कर सकते हो। पकड़ो जी मुझे, दो जोर से दबाएं, जोर से, फाइन, ग्रिप इज फाइन। तो
ग्रिप की टेस्टिंग के लिए आपको अलहदा से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप हमेशा वही चीज़ करें कि जो कॉस्ट इफेक्टिव है, और नेक्स्ट टाइम जो आपका सेशन होगा उसमें वी विल कंप्लीट द रिस्ट एंड हैंड, और उसमें अगेन उसमें बेसिकली मुझे आपके मॉडल्स की ज़रूरत होगी। आज तो जो है आपका सीआर वैसे ही आ गया, चले कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आ भी गया, हमने मसल लेंथ पढ़ ली है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, और ये इजीली आपका अपलोड भी हो जाता है, बिकॉज जब रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ऊपर जाती है ना, तो वो अब तो आपकी पिक्चर्स भी आती हैं, तो वो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अगर अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड इट। जी अनीसा, दीना, हफ्जा सॉरी कह रहा हूँ, फायजा एंड अंबर, आफाक, गानिया, खालिद, फारूक। बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आई डोंट थिंक आई मेक थिंग्स कंफ्यूज्ड फॉर यू। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। कनीज, फातिमा एंड रमीशा, जावेद, काजिम तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, एंड माहम, मुकद्दस, तो यस सर, बहुत क्लियर ज्यादा है। मुकद्दस हैं सबके लिए, उनका नाम ही मुकद्दस। यस सर, आगे समझ। यस सर। ठीक है जी, मुकद्दस और समन शाह एंड रिमशा शहजादी, रमशा काकड़, सबका नाम ले लिया है। और एब्सेंट कौन है भाई आज? 3 बच्चे। ठीक है, एक बच्चा हुआ है। लिखें जी। जीआर कौन है आपकी? सर मैं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जीआर कोई नजर नहीं आ रही आजकल, कोई एक्टिव नहीं हो कहीं भी। सर इधर ही होती हूँ। एक तो मरियम अफजल नहीं है, उसका नाम लिखो। सर है, मरियम अफजल अच्छा है। अच्छा है। सर मैं इधर ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सर जुनेद नहीं है, शिराज और उसका जुनेद नेट। नहीं है। शिराज नहीं है, जुनेद नहीं है। अच्छा, सर जुनेद है शिराज था पहले, उसने आपका। मुझे कहा हाँ, है कि वो उसका नेट अच्छा इशू है इसलिए शिराज था, तो फिर मुझे एब्सेंट का नाम भेज देना, ठीक है। ठीक है जी क्लास, टेक जी केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड, एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।